नमस्कार दोस्तों, फ्रांस के इतिहास में साम्राज्य विस्तार के मामले में जो स्थान नेपोलियन बोनापार्ट को हासिल है, वही स्थान प्राचीन भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त को प्राप्त है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त के कारण ही गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त जितना बड़ा योद्धा था, उतना ही कुशल, कर्मठ और जनता के प्रति संभाव रखने वाला शासक था। वह एक असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि समुद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की स्थापना की। वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य से प्रेरित हुआ था। उसने छोटे छोटे राज्यों की विनाशकारी प्रवृत्ति को रोका तथा एक विशाल और महान साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाजू में जितना शौर्य और पराक्रम था, उसके हृदय में उतना ही दया और धर्म का सागर लहराता था। इस महान सम्राट का जन्म 272 ईस्वी में माना जाता है। बचपन से ही वह अपने पिता के आचरण को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया था। 300 ईस्वी में वह भारत के सिंहासन पर बैठा। उसके शासक बनते ही उसके खिलाफ कई राज्यों में विद्रोह शुरू हो गया। समुद्रगुप्त ने बड़ी ही कुशलता से उन विद्रोहों को कुचल दिया और अपने आप को क्षमतावान शासक के रूप में साबित कर दिया। अब उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उसे लगने लगा था कि वह संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर उसे संगठित और सुव्यवस्थित कर अच्छी तरह शासन चला सकता है। उसने अपने शौर्य और साहस के बल पर कई राज्यों पर विजय हासिल की। सबसे पहले उसने गंगा के दोआब क्षेत्रों को जीता। उसने अच्युत, मथुरा, गणपति गणराज्यों को परास्त किया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद उसने मद्रास, चोल, कांची, पांड्या, चेर और महाराष्ट्र सहित 12 राज्यों को जीत लिया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य में पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात के अतिरिक्त शेष भारत शामिल था। डॉक्टर आर.सी. मुखर्जी के अनुसार 4वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले तथा उपजाऊ प्रदेश समुद्रगुप्त के राज्य में सम्मिलित थे। पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में यमुना तथा चंबल तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। कहा जाता है कि उसके साम्राज्य में नेपाल, गढ़वाल, कुमाऊं और रुहेलखंड भी शामिल थे। शक, कुषाण और सिंघल द्वीप के राज्य भी समुद्रगुप्त के अधीन थे। मलय, जावा और सुमात्रा ने भी समुद्रगुप्त की दासता स्वीकार कर ली थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने भी बोधगया में एक मठ बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगकर यह साबित कर दिया था कि वह समुद्रगुप्त को सम्राट मानता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था और सोने के सिक्के भी चलाए थे। समुद्रगुप्त की वीरता, रणकुशलता, राज विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण ही उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी कहते हैं कि सम्राट अशोक शांति और अहिंसा का प्रतीक था, तो उसके विपरीत समुद्रगुप्त आक्रमण की नीति का अनुयायी था। 100 युद्धों के विजेता समुद्रगुप्त ने भारत के सभी भागों में विजय यात्रा करके उन्हें अपनी प्रभुता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। उसने एक छोटा सा राज्य विरासत में प्राप्त किया था और एक बड़ा साम्राज्य अपने उत्तराधिकारियों को सौंपा। समुद्रगुप्त धार्मिक दृष्टि से एक नेक दिल इंसान था। उसने अनेक बौद्ध भिक्षुओं को
प्रश्रय दिया, आश्रय दिया। वह कला में माहिर था, बेजोर बीना वादक था, वह उच्च कोटि का कवि था। उसने कई ग्रंथों की रचना की थी। शास्त्रों का उसे गहरा ज्ञान था। यही कारण है कि उसे कविराज की उपाधि दी गई थी। इस तरह उसने एक ही साथ कलम और तलवार का उपयोग किया। समुद्रगुप्त ने भारत को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत किया, राजनीतिक दृष्टि से शक्ति प्रदान की, सामाजिक दृष्टि से देश को उन्नत बनाने की कोशिश की। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधा। उसका शासन केंद्रीय प्रभुता और स्थानीय स्वतंत्रता का बेहतरीन उदाहरण था। राज्य की प्रगति, शांति और सुरक्षा ही उसका उद्देश्य था। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे सम्राट हुए जो समुद्रगुप्त की तरह मानवीय गुणों और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। थैंक यू।